Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Test 86 Chemistry Solution. Myself Navneet Jain. We will start from question number 1. In the graph between under root of frequency and atomic number for the Moseley's equation, the intercept OX is equal to 1 on under root nu frequency axis. What is the frequency nu when the atomic number Z is equal to 52? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोजले जो लॉ है वो क्या है, या मोजले हमें क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्फा लाइन इन के सीरीज ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ हैवी मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड. तो अंडर रूट न्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए जेड माइनस ए बी के इक्वल होगा. और हमें पता है ए बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1045 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो अंडर रूट न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 52 एटॉमिक नंबर माइनस 1 इज इक्वल टू 51. तो न्यू कितना आ जाएगा, 51 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, 2601 सेकेंड इनवर्स, 2401 सेकेंड इनवर्स, सॉरी 2601 सेकेंड इनवर्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी. ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हम इसमें इसका अपोजिट प्रोसेस देखें. इसका एंथैल्पी चेंज अपन लिख देते हैं डेल्टा H1 है, इसका डेल्टा H2 है, इसका डेल्टा H3 और इसका डेल्टा H4 लिख देते हैं. तो रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा. तो अगर हम डी की बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो मतलब जो बैकवर्ड स्टेप है वो हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है. तो जो फॉरवर्ड स्टेप है वो हाईली क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा H4 के अंदर. इसके बाद अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन की फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो डेल्टा H1 आ जाएगा. फिर सल्फ़र की और फॉस्फोरस का तो हाफ फील्ड ब्रेक होगा. तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, हमारे को सबसे लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए, क्योंकि इसका जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हो रहा है. तो इसलिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. पी माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलती है, फॉस्फोरस को 3p3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की. व्हेन ब्यूट 3 इन 2 ऑल रिएक्ट विथ एक्वस HBr. ब्यूट 3 इन 2 ऑल रिएक्शन HBr से. तो सबसे पहले OH क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, कार्बोकेटाइन बना. ठीक है ना. इस कार्बोकेटाइन में क्या पॉसिबल है, डीलोकलाइजेशन. ये जब इधर जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा. ठीक है. अब इसके ऊपर अगर Br माइनस का अटैक होगा, 3 ब्रोमोब्यूटानीन बनेगा. और अगर इसके ऊपर Br माइनस का अटैक होगा तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटूइन. ठीक है ना, यानी दोनों का मिक्सचर मिलेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. द डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 2.6 इंटू 10⁻30 ESV सेंटीमीटर एंड द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग 1.41 एंगस्ट्रॉम. द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन HBr इज. तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्जर्व्ड म्यू अपॉन कैलकुलेटेड म्यू. यानी थ्योरेटिकल लिख सकते हो इसको आप, थ्योरेटिकल म्यू इंटू 100. ठीक है. थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू E इंटू डी. यानी जो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, E इंटू डी के. E कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19. और डिस्टेंस कितनी गिवन है, 1.41 इंटू 10⁻10 मीटर. और ये किसमें, कुलाम के अंदर. तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.25 इंटू 10⁻29 कुलाम इंटू मीटर. अब इसको पुट कर दो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर के लिए. ये अपने पास 2.6 इंटू
10⁻⁻30, ये अपन ने निकाला कितना 2.25 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 100, तो जाएगा 11.5%। कितना जाएगा 11.5%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड KSP गिवन है। AgCl का भी KSP गिवन है इन वन मोलैरिटी ऑफ NH3 एक्वस आर रेस्पेक्टिवली गिवन। K फॉर्मेशन दिया हुआ है AgNH3 होल प्लस का। तो जो AgCl का जो PPT होगा वो एक्वस अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाएगा और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, इनिशियली 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, ये x और ये x हो जाएगा। ठीक है, हमें जो K1 गिवन है, K1 वो किसके इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻7, तो इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ K1 को आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। ठीक है, तो K1 हमें जो ऑप्टेन होगा वो क्या ऑप्टेन होगा, x² अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस 2x, स्क्वायर हटा दिया, उधर अंडर रूट निकाल दिया 0.04। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 0.037 और हमें पता है कि Cl माइनस अपॉन Cn माइनस जो है वो किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁹, तो ये जाएगा 6.4 इंटू 10⁵। तो Cl माइनस एक्स के इक्वल है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी निकाली अपन ने इसकी कंसंट्रेशन निकाली है Cl माइनस की 0.037 और ये आ रहा अपने पास कितना 6.4 इंटू 10⁵, तो ये हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी Cl माइनस की, जो कि किसके इक्वल होगा 5.78 इंटू 10⁻⁻8, तो 0.037, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। The degree of adsorption of solution on solid surface depend on the concentration of solution। ठीक है, in which of the following condition we get following type of graph। ठीक है, स्लोप 0 आ रहा है, मतलब 1/n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का वन स्लोप क्या हो 0 का, यानी 1/n किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा c⁻0 1 हो जाएगा, तो x/m किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, लेटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस अमॉन्गस्ट फ्लोराइड्स ऑफ द एल्कली मेटल। द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू द हाई लेटिस एंथैल्पी। Li2O और LiF इनकी लो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि इनकी लेटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों का सिमिलर साइज है कैटायन और एनायन का। द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आपने Cr3+ से रिएक्शन कराया तो आपको CrOH होल तरह इसका PPT नहीं मिलेगा, क्योंकि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CCr2O3H2O होल N। CrOH होल तरह इसका प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन नहीं होगा।
आपको हाइड्रेटेड क्रोमिक ऑक्साइड मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 की। MnO4 माइनस इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट मीडियम बट इज चेंजेस टू +7 से किस में आ रहा है, +2 में, +6 में, +4 में, और ये हो जाएगा +3 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn रिड्यूस बाय +7 से +2 तो -5, फिर +6 तो -1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। K इज इक्वल टू A E by RT, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू RT, तो 1/E 0.3679 के इक्वल दिया हुआ है। तो अपने को पता है ऑरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू AE⁻⁻ by RT। EA जो है वो किसके इक्वल हो गया, RT के इक्वल हो गया। तो K/A किसके इक्वल हो गया, 1/E के, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है, 1.3679, तो यह जाएगा 37%। तो द रेट कांस्टेंट बिकम्स अबाउट 37% ऑफ ऑरेनियस कांस्टेंट A। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 कॉम्प्लेक्सेस है आर वायलेट एंड येलो इन कलर रेस्पेक्टिव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम इज डेल्टा ओ वैल्यू ऑफ A इज़ लेस देन दैट ऑफ B। सही बात है, क्योंकि A के अंदर कौन से लिगेंड है, H2 जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, और B के अंदर कौन से लिगेंड है, अमोनिया की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। B ऑप्शन दिया हुआ है, डेल्टा ओ वैल्यू ऑफ A एंड B आर कैलकुलेटेड द एनर्जीज ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट रेस्पेक्टिवली। नो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात होगी। आपको पता होना चाहिए वैगन व्हील होता है, और वैगन व्हील में होता है विबग्योर, GYOR, इंडिगो भूल जाना। तो वायलेट का येलो होता है, येलो का वायलेट होता है। तो A की तो कैलकुलेट होगी येलो लाइट से, और B की कैलकुलेट होगी वायलेट से, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। वायलेट का येलो होता है, येलो का वायलेट होता है, तो B आंसर जो वो इनकरेक्ट है। बोथ एब्जॉर्ब एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, सही बात है। बोथ आर पैरामैग्नेटिक विद 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों पैरामैग्नेटिक किया, दोनों में CR जो है 3+ में, तो 3D3 हो जाएगा, और यानी दोनों में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग मेथड। जोन रिफाइनिंग से किसका होता है, जर्कोनियम का। मॉन्ड प्रोसेस से निकल का। वैन अर्केल मेथड किसके लिए यूज़ होता है, जोन रिफाइनिंग से गैलियम का होगा। इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल और लिक्वेशन से होगा टिन का, और वैन अर्केल मेथड से होगा किसका, जर्कोनियम का। तो फर्स्ट का हो जाएगा RSQP, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्योंकि टिन का तो लिक्वेशन से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग ए 2:1 मोल रेशियो ऑफ डाइब्रोमोइथेन C2H4Br2 and the bromopropane. What is the total vapor pressure over the solution assuming ideal behavior? तो पता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P0A XA प्लस P0B XB, जहाँ पे P0 क्या है, प्योर का प्रेशर है। तो ये अपने को गिवन है कितना, 173, और मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 इसका, और उसका गिवन है 127, और इसका हो जाएगा 1/3। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 346/3 प्लस 42.3। तो ये हम कैलकुलेट, इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 157.6, यानी 158। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl इफ A- आयन फ्रॉम वन फेस एंड वन डायगोनल आर रिमूव्ड। तो दो तो कॉर्नर्स के हट गए, तो कॉर्नर्स के कितने रह गए, 1/8 × 6 ही रह गए, और फेस सेंटर का एक हट गया, तो 1/2 × कितने रह गए, 5 ही रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13/4। कितना आ जाएगा, ये 13/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 13/4 क्या है, इफ़ेक्टिव नंबर है किसका, Cl- का 13/4, और इफ़ेक्टिव नंबर कितना है सोडियम का, सॉरी, इफ़ेक्टिव नंबर जो होगा
वो सोडियम का कितना आ जाएगा 4। तो अब हम एक्सप्रेशन लगा देते हैं। वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो हमें ऊपर गिवन है Cl माइनस का वॉल्यूम 13/4 इंटू 4/3 इंटू पाई रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब। इसको अपन ने R माइनस लिख दिया और इसका क्यूब लगा दिया, ठीक है। प्लस 4 इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा 8R क्यूब है, तो R क्या हो जाएगा R प्लस और माइनस का होल क्यूब, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 13/3 पाई रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब प्लस 16/3 पाई रेडियस ऑफ केटायन का क्यूब, ठीक है। इस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 8R प्लस R माइनस का होल क्यूब, जो कि है अपना कौन सा ऑप्शन ए। क्योंकि एक तो फेस से हट गया तो 1/2 इंटू 6 नहीं होगा 1/2 इंटू 5 होगा, और एक बॉडी डायगोनल से हटा है तो दो कॉर्नर के हट गए तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 की जगह हो जाएगा 1/8 इंटू 6, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बेसिसिटी। तो देखो सबसे वीक बेस कौन होगा ये, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे वीकली बेसिक जो होगा यहाँ पे वो कौन होगा 4th, और सबसे स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन होगा फर्स्ट। फिर 3 ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन sp3 और ये भी sp3 है, बट ओ इंडक्शन के थ्रू लोन पेयर खींचेगा थोड़ा बहुत। तो सबसे ज़्यादा बेसिक 1 हो जाएगा 1 3 और फिर 2 और फिर 4 1 3 2 4, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज जनरली लीस्ट रिएक्टिव एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो R C डबल बॉन्ड O Cl होता है, यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें 4 डेरिवेटिव में सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेरिवेटिव है इसका वो है अमाइड, जो कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम आएंगे। क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर बहुत इजीली डोनेट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 यहाँ पे प्लस 2p2p ऑर्बिटल कार्बन और नाइट्रोजन का अप्रॉक्सीमेट सिमिलर साइज का होगा तो ओवरलैप इफेक्टिव होगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर भी ग्रेट आएंगे तो NH2 आसानी से छोड़ के नहीं जाया जाएगा। और वैसे भी इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड फिर एस्टर और फिर अमाइड, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करा रखी है CH3 CH2 COOH। इसकी रिएक्शन कराइए CH3Li से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2 C O पे माइनस Li पे प्लस, इधर भी O पे माइनस Li पे प्लस, और इधर क्या जाएगा CH3। जब आप एसिड डालोगे तो एसिड डालते ही आपका ये बनेगा, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते तो यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या ऑप्टेन हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्काइल साइनाइड ट्रीटमेंट विद P2O5। इसका जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो आपको HCN मिलेगा, एल्काइल साइनाइड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका जब आप कराओगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो इसका मिल जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके भी पास से तो हाइड्रोजन इस पर तो बैकमान हो जाएगा P2O5 की वजह से। कौन सा अरेंजमेंट होगा बैकमान, कैसे होगा PHC Me डबल बॉन्ड NOH। तो PH N पे माइग्रेट करेगा, यहाँ से OH प्रोटोनेट होकर छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा MEC डबल बॉन्ड O, बैकमान रीअरेंजमेंट में N सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स मिलते हैं, तो इसका प्रोडक्ट होगा MEC डबल बॉन्ड O NHPH। तो और यहाँ पे A एंड C D ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा A एंड C। जो क्वेश्चन नंबर 18 है विल नॉट गिव पूछा है ना, तो A में भी नहीं मिलेगा है ना,
और बी में तो मिल ही रहा है, देखो एल्काइल साइनाइड, या एल्काइल साइनाइड नहीं है, HCl मिल रहा है। तो एक तो ए में नहीं मिल रहा है और एक सी में नहीं मिल रहा है। सी में एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, कौन सा रिअरेंजमेंट होगा, बेकमान, ठीक है, वाटर की वजह से P2O5 की वजह से। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। MnO2 डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड HCl बट डज नॉट फॉर्म Mn4+ आयन। सही बात है, MnCl2 बन जाएगा कंसनट्रेटेड। MnO2 ऑक्सीडाइजेस हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 लिबरेटिंग ऑक्सीजन। सही बात है, जब इसकी रिएक्शन H2SO4 से होगी, MnSO4 O2 और क्या फॉर्म होगा, H2O बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। K2MnO4 इज फॉर्म्ड व्हेन MnO2 इज फ्यूज विद KOH। सही बात है, पर मैग्नेट अगर आप क्या करोगे, मैग्नेट आयन की रिएक्शन MnO2 की रिएक्शन KOH और O2 से कराओगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। डीकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक KMnO4 इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय सनलाइट। नहीं, गलत है, कैटेलाइज होता है KMnO4 का डीकम्पोजिशन, और ये जो KMnO4 है ना वो डीकम्पोज होगा और MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है ना। MnO4-, ठीक है ना, कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, सनलाइट की प्रेजेंस में। MnO2 O2 + 2 मोल्स ऑफ क्या देगा, H2O देगा। तो डीकम्पोजिशन जो होता है एसिडिक KMnO4 का, वो कैटेलाइज होता है किससे, सनलाइट से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराना है, डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बना चाहिए, तो NaBH4 बेस्ट है। निक्लोप्लेटियम तो डबल बॉन्ड को कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स NaClO4, ठीक है। हाउ मेनी फेराडे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1000 ग्राम ऑफ सोडियम पर क्लोरेट। 1000 ग्राम चाहिए इसको NaClO4। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो कितना आएगा, 122.5 ग्राम NaClO4 के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा भाई। देखो आप, क्लोरीन है यहाँ पे -1 में और यहाँ पे +7 में, तो 8F चार्ज रिक्वायर्ड होगा। कितना रिक्वायर्ड होगा, 8F चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो जब 8F चार्ज रिक्वायर्ड होगा तो इसका आंसर कितना जाएगा, 65.3। तो 65 भी लिख सकते हो, इसमें 66 भी दिया हुआ है, क्योंकि 8F चार्ज तो रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है और 0 में जा रहे हैं, 8 के 8 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन आइटम्स से जो +1 से 0 में जा रहे हैं, तो 8F तो 4 रिक्वायर्ड होगा ही होगा। तो 65.3F 65 भी लिख सकते हो। एंटी ने इसका आंसर 66 क्लेम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हीमोग्लोबिन फ्रॉम RBC इज ऑफ मोस्ट मैमल्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 0.33% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin is 67200. The number of iron atom in each molecular of hemoglobin is given दिया हुआ है। atomic weight आयरन का 56 ग्राम पर मोल। रिपोर्ट योर आंसर बाय राउंडिंग इट अप टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। आप ये देखिए 67200 है। हमें पता है कि अगर 100 ग्राम होता तो उसमें आयरन कितना होता, 0.33 ग्राम आयरन होता, और 56 ग्राम आयरन में एक एटम होता है। तो इसमें एटम्स कितने आ जाएंगे, 4 एटम्स अपने आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, AB गैस AB, ठीक है, 1/3 ऑफ AB इज डिसोसिएटेड, ठीक है। एक में से 1/3 निकल गया है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे लिख लो AB गैस गिव्स A गैस प्लस क्या होगा, B गैस हो जाएगा। जब टाइम 0 होगा, जब हम टाइम क्या रिपोर्ट करें 0, तो ये 1 है, ये 0 है, 0 है। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 1 में से कितना निकल जाएगा, 1/3 निकल जाएगा, 1/3 ये बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 2/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 4/3। अब आप Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हो यहाँ पे। Kp का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा अपने पास, पार्शियल प्रेशर किसका, A का, पार्शियल प्रेशर B का, और पार्शियल प्रेशर किसका, AB का। तो A का क्या आ जाएगा, A के मोल्स कितने हैं, 1/3, ठीक है ना, और टोटल मोल्स कितने की बने, 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी दोनों के भी है पार्शियल प्रेशर्स पुट करेंगे, और पार्शियल प्रेशर किस तरीके से पुट करेंगे, B का क्या हो जाएगा,
1/3 अपॉन 4/3 इंटू पी, सेम ही होगा दोनों का। और इसके जो मोल्स हैं वो हमें कितने गिवन है, 2/3 इसके मोल्स गिवन है, और टोटल मोल्स कितने हैं 4/3 इंटू पी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। जब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे पूरे को, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो आंसर है पूरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 इंटू पी, 1/8 इंटू पी, 1/8 जब हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1/8 इंटू पी इज इक्वल टू के पी। तो P अपॉन के पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में C5H11Br, dB कितना आ रहा है, 0। देख तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद एक और ब्रांच मिलेगा, तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 3 6 + 2 8। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 25, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3.57 सोल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड STPs। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या होता है, 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो 11.2 इंटू 3.57 नियरली इक्वल टू 40। ठीक है, इसी के साथ अपने पेपर फिनिश हुआ। आई थिंक सो 70+ इज ए गुड स्कोर इन दिस पेपर एंड 80+ इज एक्सीलेंट स्कोर इन दिस पेपर।